चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है सजीव जगत में विविधता। इस चैप्टर में स्टार्टिंग में बच्चों को प्रकृति की सैर पर ले जाया जाता है, जहाँ पर उन्हें पौधों और जंतुओं के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर 3 कैरेक्टर दिए गए हैं। एक है शिक्षिका सुलेखा और दूसरे हैं डॉक्टर रघु और तीसरे हैं मणिराम चाचा। ये तीनों बच्चों को प्रकृति की सैर पर ले जाते हैं, जहाँ पर वो बच्चों को बताते हैं कि हमारे कौन से जीव जंतु हैं, वो कैसे ध्वनि निकालते हैं प्रकृति पर, हमारे कैसे कैसे पेड़ पौधे हैं, किस प्रकार हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं, उसकी सुंदरता और विविधता के बारे में बच्चों को जानकारी दी जाती है। ये जो डॉक्टर रघु हैं, ये एक अनुसंधान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक हैं और मणिराम चाचा जो हैं वो वहीं पास के एक वरिष्ठ नागरिक हैं, पास के विद्यालय के पास के हैं। मणिराम चाचा की एक खासियत ये है कि वो पक्षियों की ध्वनि निकालने में विशेषज्ञ हैं और विभिन्न पौधों और जंतुओं की पहचान करने में भी वो निपुण हैं। और ये जो बच्चे सैर पर गए थे, ये सारे बच्चे भी बहुत उत्साहित थे। इन्हें भी कुछ उनसे बातचीत करनी थी और कुछ सीखना था। तो बच्चे सीखना क्या चाहते थे, क्या उद्देश्य था बच्चों को सैर पर ले जाने का? तो डॉक्टर रघु ने बताया कि बच्चों को सैर पर ले जाने का उद्देश्य ये था कि उन्हें पौधों और जंतुओं की सुंदरता और विविधता का अनुभव कराएं। जैसे कि चैप्टर का नाम भी यही है कि सजीव जगत में विविधता, तो उनकी विविधता का अनुभव बच्चों को कैसे हो, बच्चे उस प्रकृति की सुंदरता को कैसे जाने, वो जानने के लिए ही बच्चों को सैर पर ले जाया जा रहा था। डॉक्टर रघु जब बच्चों को सैर पर लेकर गए तो वहाँ पर उन्होंने रास्ते में पौधों और जंतुओं की खोजबीन करना भी आरंभ कर दिया। डॉक्टर रघु ने उद्यान यानी पार्क में बच्चों को गंध की विविधता को महसूस करने के लिए कहा और साथ में ये भी कहा कि जितने भी जीवित प्राणी हैं उनका सम्मान करना है और उसे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। देखो, बच्चों को नोटबुक और पेन लाने के लिए कहा गया था और बॉटल, नोटबुक और पेन इसलिए कि वो रिकॉर्ड कर सके, अपनी नोटबुक में लिख सके कि किस जंतु की ध्वनि कैसी है, कौन सी जंतु जो है वो किस तरह के कलरव करते हैं, यानी चहचहाट उनकी पक्षियों की कैसी है, वो नोट करें और सबकी विविधता की पहचान करें, अपनी नोटबुक में लिखें। साथ ही बच्चों को ये भी कहा गया कि वो ये जो पक्षियां हैं और फूलों पर मंडराती हुई तितलियां हैं, वृक्षों के एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदते हुए बंदर हैं, इन सब का अवलोकन करें और अपनी अपनी नोटबुक में अंकित करें। तो चलो देखते हैं बच्चों ने अपनी अपनी नोटबुक में क्या अंकित किया। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि बच्चों ने घास, गुड़हल और तुलसी के बारे में जानकारी अपनी नोटबुक में डाली है। तो उनका स्थानीय नाम तो यही होता है, तुलसी, गुड़हल, नीम। तना किस प्रकार का होता है उसको एक सारणी में बनाकर लिखा गया है, जिससे कि हम उसकी विविधता की पहचान कर सकें। तुलसी के बारे में लिखा है कि इसका तना कठोर और पतला होता है और इसकी पत्तियों की आकृति और अभिविन्यास कैसे होते हैं, तो पत्तियां जोड़ी में एक के सम्मुख सुव्यवस्थित होती हैं। फूल का रंग, इसके जो फूल होते हैं, तुलसी का फूल जो होता है वो गुलाबी या बैंगनी रंग का होता है और इसकी विशेषता ये है, इसके अवलोकन हमने की तो इसकी विशेषता क्या है कि ये सुगंधित पत्तियां इसकी होती हैं। ठीक है। फिर गुड़हल के बारे में हमने देखा, इसका तना कठोर होता है और इसकी पत्तियों का अभिविन्यास और आकृति कैसी होती है, तो इसकी पत्तियां एक जोड़ी के सम्मुख इसकी पत्तियां हैं सरल, अंडाकार, जालिका रूपी शिरा विन्यास वाली होती हैं। और ये गुड़हल के फूल अलग अलग कलर के होते हैं। ज़्यादातर हमने लाल कलर का देखा है, लेकिन लाल, नारंगी, पीले, बैंगनी, गुलाबी रंग के होते हैं। और इसमें इसकी विशेषता एक ये है कि इसकी पत्तियां जो होती हैं वो खुरदरी सतह वाली होती हैं। फिर हम नीम देखते हैं। नीम कठोर और मोटा होता है। ये इसकी पत्तियों का अभिविन्यास और आकृति कैसी होती है, गहरे हरे पत्ते होते हैं, चिकने और चमकदार होते हैं नीम के, और इसका फूल होता है सफ़ेद और सुगंधित। फिर इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता ये है कि चिकनी सतह वाली इसकी पत्तियां होती हैं। ठीक है। तो तुलसी की विशेषता हमने बताई, सुगंधित पत्तियां होती हैं, गुड़हल की खुरदरी सतह वाली और नीम की चिकनी सतह वाली। ऐसे ही हर किसी में हम जो विविधता देखेंगे उस विविधता को लिखेंगे, उसकी पहचान करेंगे। तो ये तो थी पौधों के बारे में। अब जंतुओं के बारे में उन्होंने अपनी नोटबुक में क्या लिखा था, जंतुओं की विविधता की पहचान कैसे की गई थी, उनको भी एक सारणी में लिखा गया था। जंतुओं के नाम, उनके रहने का स्थान, वो क्या खाते हैं, किस प्रकार से गति करते हैं, और फिर वो उन सब का अवलोकन करके उनकी विशेषताओं की पहचान,
कि उनमें क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले कौवे के बारे में देखा गया कि वो वृक्ष पर रहता है, उसके रहने का स्थान क्या है, वृक्ष, उसका भोजन क्या है, कीट, और गति कैसे करता है वो, उड़ना और चलना, और उसकी एक विशेषता क्या है कि वो चोंच में टहनी को लिए हुए चोंच में टहनी ले सकता है। ठीक है। चींटी, चींटी के रहने का स्थान मिट्टी या फिर बिलों में रहता है, उसका भोजन क्या है, पत्तियां, बीज और कीट, और वो गति कैसे करता है, तो सीधी रेखा में वो चलती है, और उसकी एक विशेषता यह है कि उसके 6 पाद होते हैं। गाय, गाय भूमि पर चलती है, उसके रहने का स्थान भूमि है, और उसका भोजन है घास और पत्तियां, और उसकी गति का प्रकार है चलना और दौड़ना, और उसकी एक विशेषता ये है कि उसमें उत्तम किस्म का दूध हम प्राप्त कर सकते हैं। मछलियां हैं, जल में रहती हैं, और भोजन क्या है, सूक्ष्म पादप और सूक्ष्म जंतु, और गति का प्रकार है एकांतर क्रम में वलय बनाकर तैरती हैं, और इसकी विशेषता यह है कि श्वसन के लिए उसके अंदर क्लोम या गिल्स होते हैं। मेढक है, भूमि पर रहता है, और उसका भोजन है मक्खियाँ और पतंगे जैसे कीटे, घोंघे, स्लग और कीड़े, और उसकी गति का प्रकार ये है कि वो कूदता हुआ चलता है, और उसकी अन्य विशेषता ये है कि उसके शरीर का तापमान वो बदल सकता है, यानी वो अपने शरीर के तापमान को मौसम के अनुसार बदल सकता है। तो ऐसे अगर हम भी अपने घर के, अब यहाँ नहीं कि वो लोग उद्यान गए थे तो उन्होंने ये विविधताएं महसूस की, हम अपने आसपास भी जंतुओं में ऐसी विविधताओं का अवलोकन करके नोट डाउन कर सकते हैं। उनकी विविधताओं को, उनकी विशेषताओं के बारे में हम लिख सकते हैं। जैसे किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पौधे और जंतु होते हैं, उस क्षेत्र की जैव विविधता का वो भाग होते हैं, यानी वहाँ की वही जैव विविधता है, वहाँ की वही स्थिति के अनुकूल वो होते हैं, यही जैव विविधता है। किसी क्षेत्र की जैव विविधता में प्रत्येक सदस्य की एक अलग भूमिका होती है। जैसे पेड़, पेड़ क्या करता है, वो कुछ पक्षियों और जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करता है, और जंतु क्या करते हैं, फल के खाने के बाद बीजों को फैलाने का काम करते हैं। पेड़ पौधे से भी बीज फैलते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे कि वो उनके जंतुओं के शरीर में चिपक कर वो जहाँ जाते हैं वहाँ पर चले जाते हैं, तो वैसी किस्में वहाँ पर भी हो जाती हैं। तो सबसे पहले हमने पौधों के बारे में देख लिया कि उनका स्थानीय नाम, तना, पत्तियाँ कैसे होती हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती है। फिर हमने जंतुओं के बारे में देख लिया कि उनके रहने का स्थान, उनका भोजन, गति का प्रकार और उनकी विशेषताएं क्या होती है। अब हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों के समूह कैसे बना सकते हैं, पौधों और जंतुओं के समूह कैसे बना सकते हैं। उनके कुछ संभावित आधार भी यहाँ दिए गए हैं, जैसे फूलों की उपस्थिति, अनुपस्थिति, कठोरता या कोमल तना, खान पान का स्वभाव। समूह बनाने से पहले इसके महत्व को समझते हैं कि समूह बनाने का आखिर क्या महत्व है। देखो, समूह बनाने से पौधे और जंतुओं को उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर समझना और अध्ययन करना सरल हो जाता है। पौधों के समूह उनकी ऊंचाई और तने के प्रकार के आधार पर शाख, झाड़ियों और वृक्षों के रूप में बनाए जा सकते हैं। जैसे इसमें हम देखते हैं कि कौन से पौधे और जंतु हैं, उनमें क्या समानताएं हैं, तो उनको हमने एक समूह में डाल दिया क्या, और जो अलग अलग जिसमें विभिन्नताएं हैं उनको हमने अलग अलग समूह में डाल दिया। सेम ऐसा ही पौधों में भी किया, उनके तने, ऊंचे वाले तने, ऊंचे तने, और तने के जैसे कोई शाख है, कोई झाड़ी और कोई वृक्ष है, तो शाख वाले अलग कैटेगरी में आ जाते हैं, अलग समूह में आ जाते हैं, झाड़ी वाले अलग में, वृक्ष वाले अलग समूह में। तो इस तरह से उनका समूहीकरण करके उसको समूह बनाकर हम उनको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो समूह बनाना क्यों ज़रूरी है, ताकि हम अपने अध्ययन को सरल बना सकें, चीज़ों को अच्छे से समझ सकें, उनकी विविधताओं को अच्छे से समझ सकें। तो देखते हैं इनकी विविधता को समझने के लिए कैसे हमने इसका सामूहिकीकरण किया है, सरल बनाया कैसे इसको। तो यहाँ पे देखते हैं कि पौधों को हम किन 3 प्रकार से समूहीकरण इसका कर सकते हैं, समूह बना सकते हैं। झाड़ी वाले अलग, शाख वाले अलग और वृक्ष वाले अलग कर सकते हैं। कुछ पौधे के तने वृक्षों की तरह ऊंचे नहीं होते। प्रायः इस प्रकार के पौधे की अनेक भूरे रंग के काष्ठीय यानी लकड़ी जैसे, काष्ठीय यानी लकड़ी जैसे तने होते हैं, जो भूमि के निकट शाखाओं के रूप में निकलते हैं। ये तने उतने कठोर नहीं होते जितने मोटे वृक्ष होते हैं। तो इस प्रकार के पौधे को झाड़ी कहा जाता है, जैसे कि गुलाब का पौधा। फिर आते हैं शाख वाले। कुछ पौधे आकार में छोटे होते हैं और उसके तने कोमल और हरे होते हैं, तो इन्हें शाख कहा जाता है। जैसे टमाटर का पौधा, ऐसा बिखरा हुआ सा लगेगा, कोमल टहनियाँ भी इसकी कोमल होती हैं। वृक्ष
जैसे पता ही है वृक्ष के बारे में तो कि कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं और उनके तने मोटे, कठोर, भरे और काष्ठीय लकड़ी के होते हैं और उनकी शाखाएं भूमि से दूर तने की ऊंचाई से निकलना आरंभ होते हैं। तो ऐसे पौधे को वृक्ष कहा जाता है, जैसे कि आम का पेड़। ये 3 तरह की कैटेगरी यहाँ पर दिखाई गई है, जिस तरह से हमने इनको सामूहिकृत किया है। इन्हीं तीनों का एग्जाम्पल देकर हमने यहाँ लिखा है आम का, गुलाब का और टमाटर के पौधे के बारे में। जो आम का वृक्ष की कैटेगरी में आता है, गुलाब का झाड़ी में और टमाटर का शाख की कैटेगरी में आता है। और भी चीज़ें आपको इसमें सारणी में भरने के लिए बढ़ा के लिखनी है। कुछ पौधों के तने कमज़ोर होते हैं और उनको ऊपर चढ़ने या बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। इन्हें आरोही लता यानी क्लाइंबर कहा जाता है। और कुछ पौधे भूमि की सतह पर फैलकर बढ़ते हैं और उनको विसर्पी यानी क्रीपर, विसर्पी लता यानी क्रीपर कहा जाता है। तो ये 5 तरह की चीज़ें हो गई जिससे हम सामूहिकृत कर सकते हैं पौधों को। झाड़ी, शाख और वृक्ष तथा आरोही लता और विसर्पी लता। ठीक है, 5 तरह से हम सामूहिकृत कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 3 प्रकार की पत्तियों का जिक्र है। जलिका रूपी शिरा विन्यास वाली पत्ती या गुड़हल की पत्ती जो है क पे और ख में है समांतर शिरा विन्यास वाली केले की पत्ती और ग में है समांतर शिरा विन्यास वाली घास की पत्ती। तो देखते हैं पहले जलिका रूपी शिरा विन्यास वाली पत्ती किसे कहते हैं और समांतर शिरा विन्यास वाली पत्ती किसे कहते हैं। आप कुछ पत्तियों में मोटी मध्य शिरा के दोनों ओर शिराओं का एक जाल जैसा पैटर्न देख सकते हैं। इस पैटर्न को जलिका रूपी शिरा विन्यास कहा जाता है। जैसे गुड़हल की पत्तियों में आप पत्तियों को ध्यान से देखेंगे तो ये जलिका रूपी एक पैटर्न की तरह बनता है, जलिका रूपी शिरा विन्यास वाली पत्तियाँ। इसमें पत्तियों में मोटी मध्य शिरा के दोनों ओर शिराओं का एक जाल होता है। ठीक है, और दूसरी होती है समांतर शिरा विन्यास वाली पत्ती। कुछ पत्तियों में शिराएं समांतर चलती हैं, एक पैटर्न से समांतर चलती है। जैसे कि केले की पत्ती में देख सकते हैं कि समांतर शिरा विन्यास है, तो ये समांतर शिरा विन्यास वाली पत्तियां होती हैं। तो पत्तियों में पाए जाने वाले शिरा विन्यास के आधार पर भी हम शिरा विन्यास जो है इसके आधार पर भी हम पौधों के को समूहों में बांट सकते हैं कि जो समांतर शिरा विन्यास वाली पत्तियां हैं वो अलग समूह में आ गई और जो जलिका रूपी शिरा विन्यास वाली पत्तियां हैं वो अलग समूह में आ गई। जैसे यहाँ पर सरसों के पौधे हैं, इसमें मुसला जड़ तंत्र है और सामान्य घास के पौधे जो है वो झकड़ा जड़ तंत्र है, यानी झकड़ा यानी रेशेदार जड़। तो हमने ये शिरा विन्यास के हिसाब से पत्तियों को कैसे हम इस पौधे को वर्गीकृत कर सकते हैं, समूह में बांट सकते हैं, वो है। फिर यहाँ पर मुसला जड़ तंत्र और झकड़ा जड़ तंत्र के हिसाब से भी पौधों को समूहीकृत कर सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।